हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसका मतलब क्या है और ये एक्चुअली में क्या हमें बताता है उसकी बात करते हैं। सपोज करें आपके पास कुछ नंबर की सीरीज है, जैसे कि 5, 8, 11, 14, सो ऑन। इसी तरीके से मेरे पास एक और सीरीज है, लेट मी से 9, 3, -3, -9, -15, सो ऑन। तो हम लोग देख क्या रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें, डिफरेंस निकालें एक्चुअली, तो हमें कितना डिफरेंस मिलेगा? 8 - 5 यानी कि 3। अगर हम लोग नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस निकालें तो अगेन हमें क्या मिलेगा? वैल्यू 11 - 8 दैट इज 3। सिमिलरली 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो टर्म्स के बीच की जो डिफरेंस है वो सेम है। कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच की आप बोल सकते हो डिफरेंस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 3 - 9, 3 - 9 यानी कि -6। इस पेयर की बात करें यानी कि नेक्स्ट कंसेक्यूटिव, -3 -3 तो -6। नेक्स्ट पेयर की बात करें, -9 माइनस देन -3, तो ये हो गया +3 दैट इज -6। और अगर इसमें बात करें -15 -9 यानी कि अगेन -6। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, जो डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच का वो अगेन सेम है, दैट इज -6। तो ऐसे सीक्वेंसेस को जहां पर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहता है उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे सपोज करें मेरे पास एक और सीक्वेंस है, 2, 7, 12, 17, 21, 26, सो ऑन। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। 7 और 12 के बीच का डिफरेंस भी 5 है। 12 और 17 के बीच का डिफरेंस भी 5 है। 17 और 21 के बीच का डिफरेंस 4 है। और नेक्स्ट भी 5 है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने नंबर्स हमें गिवन है उनमें से एक डिफरेंस अलग चला गया, तो फिर ये जो सीक्वेंस है वो एपी नहीं होगा। मतलब जितने भी डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सारे डिफरेंस सेम होने चाहिए, तभी उस सीक्वेंस को एपी कहा जाएगा। अगर एक भी डिफरेंस अलग चला गया तो वो सीक्वेंस एपी नहीं है। तो ये हो गया एपी के बारे में बात। तो आप देख सकते हो डिफरेंस प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है 3 3 3 3 सो ऑन, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी जीरो है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी जीरो है। तो अगर जीरो डिफरेंस है तो फिर वो भी क्या होती है? एक एपी होती है। ओके, उसके बाद जब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, और डिफरेंस क्योंकि सभी टर्म्स के बीच में सेम होना चाहिए एपी के लिए, तो उसे हम लोग लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों? क्योंकि सब में ये सेम आएगा, तो इसीलिए अगर एपी को होना है तो डिफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए और उसे वी कॉल कॉमन डिफरेंस। उसके बाद ये जो अपन सीक्वेंस लिखते हैं 5, 8 नंबर लिखते हैं कोई भी सीक्वेंस, तो जो फर्स्ट नंबर होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसे हम लोग बोलेंगे पहले नंबर को फर्स्ट टर्म और उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। जो दूसरा नंबर है उसे बोलते हैं सेकंड टर्म,
और उसे रिप्रेजेंट करते हैं A2 से। इसी तरीके से थर्ड टर्म जिसे रिप्रेजेंट करते हैं A3 से, देन A4, A5 सो ऑन। तो मतलब क्या है कि आपने जो टर्म का नंबर होता है उसे पैरों में लिखना होता है। A1 को आप सिंपली A भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का जो सिंबल है वो रहेगा डी, स्मॉल डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट स्मॉल डी से हम लोग करते हैं। उसके बाद जो अपन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हमेशा दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। मतलब जैसे आप 5 और 8 में डी पता करना चाहते हो तो आप हमेशा पहले सेकंड टर्म को लिखोगे फिर फर्स्ट को लिखोगे, यानी कि A2 माइनस A या A1। इसी तरीके से अगर सपोज करो आप नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो A3 माइनस A2 लिखेंगे, यानी कि बड़ा टर्म नंबर पहले लिखा जाएगा, छोटा टर्म नंबर बाद में लिखा जाएगा। मैं टर्म नंबर की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे 9 और 3 है तो यहाँ पर भी बड़ी टर्म A2 और फिर छोटा टर्म नंबर यानी कि A1, या सिंपली A1 को अपन A भी लिख सकते हैं। अब A2 की वैल्यू 3 है और A1 या A की वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें नंबर नहीं देखने होते कि बड़ा या छोटा क्या है, यहाँ पे हमें टर्म नंबर के हिसाब से याद रखना है कि बड़ा टर्म नंबर पहले लिखा जाएगा और छोटा टर्म नंबर बाद में लिखना है। आप कोई भी डिफरेंस किसी में से भी कैलकुलेट करते हो, मान लो मेरे पास 6 और 7 है तो पहले मैं 7 लिखूंगा, फिर उसके बाद सिक्स्थ टर्म की वैल्यू लिखूंगा। मेरे पास एक टर्म है 51 और एक है 50, तो 51 में से 50th टर्म माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़े टर्म नंबर को पहले लिखोगे और छोटे टर्म नंबर को बाद में लिखने वाले हो। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट जो अरिथमेटिक या एपी प्रोग्रेशन में आपको याद रखना है। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.1 शुरू, जिसमें आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये एक्सरसाइज 5.1 है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। कहते हैं कि किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर की लिस्ट बनेगी, इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो एक एपी बनाएगा, एंड व्हाई, और क्यों। अब एपी तो आपको पता चल चुका है कि अगर कोई नंबर्स हैं, लिस्ट नंबर्स की है, वो एपी बनानी है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए। तो अपने को वही चेक करना है कि क्या डिफरेंस है या नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer and rupees 8 for additional kilometer। तो हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए लगेंगे और उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपए जो है वो जुड़ते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि अब हमारे पास क्या चीज है, देखते हैं। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर या 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने हैं हमें, 15 रुपए। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर नहीं लिख रहे अपन, 2 किलोमीटर, मतलब क्या चीज है आप कैसे समझ सकते हो। सपोज करो ये मैंने लाइन से डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया, ए से बी ये फर्स्ट किलोमीटर है, बी से सी ये नेक्स्ट 1 किलोमीटर है, और सी से डी नेक्स्ट 1 किलोमीटर है। अब ए से बी जाने में आपको 15 रुपए लगेंगे, बी से सी जाने में आपको 8 रुपए और देने पड़ेंगे, तो टोटल 2 किलोमीटर के रुपए कितने हो गए, 23 हो गए। उसके बाद टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 8 रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब है क्या बन जाएगा, 31 किलोमीटर। और इसी तरीके से 4 किलोमीटर के लिए 8 रुपए और जुड़ जाएंगे, 39। तो हम लोग यहाँ पे क्या नंबरों की लिस्ट बनाएंगे,
15, 23, 31, 39 सो ऑन। वैसे तो क्लियर दिख रहा है कि डिफरेंस जो है वो 8 कॉमन डिफरेंस रहेगा, फिर भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। कैसे? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट D1। D1 कैसे कैलकुलेट होगा? अब D क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि अभी अपन चेक कर रहे हैं। तो D का फॉर्मूला आपको बताया था, बड़े टर्म नंबर में से छोटा टर्म नंबर माइनस करेंगे, तो D1 निकलेगा A2 में से A1 माइनस करके। A2 की वैल्यू 23 है और A1 की वैल्यू 15 है, तो आपका आंसर आ गया 8। फिर निकालेंगे D2। D2 के लिए नेक्स्ट टू टर्म्स देखनी पड़ती है, तो बड़ी टर्म नंबर होगी A3 और उससे छोटे वाली A2। तो 31 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 8। फिर निकालेंगे D3, A4 में से A3 को माइनस करके, तो 39 माइनस 31 दैट इज इक्वल टू 8। तो D1, D2 और D3 आप देख सकते हो इक्वल आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे as D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to 8. So common difference is equal to 8. तो this is an AP। तो ये एक AP है और ये हमारा पहला पार्ट डन हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पर D1, D2, D3 सब सेम आए हैं, इसलिए ये सीक्वेंस एक AP है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसे पहले ही सर्कल बना लो, गुड क्वेश्चन है ये। अब आपके पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में से हवा निकल रही है वैक्यूम पंप के द्वारा, और जब भी वैक्यूम पंप आप ऑन करते हैं वो सिलेंडर में से 1/4 एयर को बाहर कर देता है, यानी कि जितनी एयर प्रेजेंट है उस टाइम पे उसका 4th पार्ट बाहर कर देता है। तो ये अब हमें चेक करना है कि जो नंबर्स बनेंगे क्या वो एपी बनेगी या नहीं बनेगी। ओके, तो सबसे पहले वॉल्यूम लेट कर लेते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर present in the cylinder, क्या लेट कर लेते हैं? V लेट कर लेते हैं, V क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि हमें पता नहीं कि मीटर है सेंटीमीटर है क्या है, तो हम लोग क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है। आफ्टर दैट अब हमने एक वैक्यूम पंप चलाया तो कितनी हवा बाहर निकलेगी? एयर रिमूव्स, उन्होंने बोला है जितनी हवा थी उसका 1/4, तो 1/4 ऑफ, अभी एयर कितनी है? V है, तो इट मींस V/4। तो इतनी हवा जो है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो फिर कितनी एयर बची यहाँ पे आप आपके पास? एयर रिमेनिंग इनिशियल माइनस जितनी एयर आपने बाहर निकाली है, तो ये आ गया आपका 3/4 V क्यूबिक यूनिट्स। उसके बाद दोबारा से आपने वैक्यूम पंप ऑन किया और आप क्या निकालोगे? एयर। तो अब एयर तो उतनी निकलेगी 1/4, लेकिन जितनी एयर उस टाइम पे प्रेजेंट है, और कितनी एयर प्रेजेंट है अब? 3V/4। तो ये आपका बन गया 3/16V क्यूबिक यूनिट्स। तो इतना एयर रिमूव हो गया, तो फिर कितनी हवा आपके पास बची?
तो जितनी एयर थी अभी, तो 3/4 वी था, और कितनी बाहर निकल गई 3/16 वी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, ये 12 वी, दिस इज 3 वी, तो ये आ गया 9/16 वी। तो इतनी एयर हमारे पास बच गई। तो क्या क्या नंबर बन गए हमारे पास? स्टार्टिंग में वॉल्यूम वी था, उसके बाद वॉल्यूम रहा, मैं यहाँ पे चेंज करके मार्क करा बताता हूँ, 1 2 3, ये एयर रिमेनिंग वाले हमारे पास बन गए। तो वी 3v/4 एंड 9/16 टाइम्स वी, ऐसे चलता रहेगा। चलिए पहले अपन D1 कैलकुलेट करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो माइनस का V, तो 4 एलसीएम 3v माइनस 4v, तो ये आ गया -v/4। तो D1 या कॉमन डिफरेंस फर्स्ट आ गया है -v/4। अब चेक करते हैं डिफरेंस सेकंड, 9v/16 माइनस का 3। ओके, पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको। बड़ी टर्म नंबर में से छोटी टर्म नंबर माइनस, A3 की वैल्यू है 9v/16 और 3/4v, तो 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 9v माइनस 12v, तो ये आ गया माइनस का 3/16v। अब आप चेक कर सकते हो कि जो D1 और D2 है वो इक्वल नहीं आए। जब D1 और D2 इक्वल नहीं आते तो उसका मतलब है वो AP नहीं है। जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जितने भी डिफरेंस हैं सभी इक्वल आने चाहिए, अगर एक भी डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो AP नहीं है। हम लोग D3 को चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब D1 और D2 इक्वल नहीं आए उसके बाद चाहे D3 D4 D5 सारे इक्वल भी आ जाए खुद के किसी D1 या D2 से, फिर भी वो AP नहीं रहेगा, क्योंकि सभी डिफरेंसेस को सेम होना जरूरी है। तो इसीलिए ये सीक्वेंस एक AP नहीं है। क्वेश्चन में देखिए क्या था कि एयर का वॉल्यूम हमने V लेट कर लिया स्टार्टिंग में। जब आप पंप चलाओगे वैक्यूम पंप, तो जितनी एयर होगी उसका 1/4 वो बाहर कर देगा, तो 1/4 ऑफ V। तो V/4 जो एयर है वो अपन बाहर निकाल चुके हैं। तो अब कितनी एयर रिमेनिंग बची है? जितनी मेरे पास स्टार्टिंग में एयर थी उसमें से V/4 बाहर कर देंगे हम लोग। टाइम हो गया जी 9:45 मान के चलो। अब दोबारा से अपन वैक्यूम पंप चलाएंगे और जितनी एयर बची है उसका 1/4 वो बाहर निकाल देगा। मतलब यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ ना रिमेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी हवा बचती जाएगी जब भी पंप चलाएंगे उसका 1/4 निकलेगा। ऐसे नहीं कि इनिशियल जितनी एयर थी उतना ही निकलेगा, नो, जितनी बची उसका 1/4 आप निकालते जाओगे और फिर जितनी हवा रिमेनिंग होगी उसका सीक्वेंस आपने चेक करना है कि वेदर इट इज अ AP और नॉट। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। तो एक आपने कुआं खोदना है, उसकी जो कॉस्ट है हर मीटर के बाद, when it cost for 150 for the first meter, तो फर्स्ट मीटर को खोदने के लिए 150 रुपीज लगेंगे, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और उसके बाद हर मीटर के आगे आगे खोदने के आप 50 रुपए इंक्रीज करते जा रहे हो। मतलब कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल एट 1 मीटर, तो 1 मीटर पे कितने रुपए लगने हैं? 150 रुपीज। उसके बाद सेकंड मीटर, दूसरा मीटर खुदाई करने पे 50 रुपया बढ़ा दोगे तो 200 रुपए लगेंगे। उन्होंने देखिए ये बोला है कि उस पहले मीटर पे आप 150 रुपए लोगे, उसके बाद हर मीटर के लिए आप राइज कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे अमाउंट कितना 50 रुपीज,
कि मैंने फर्स्ट मीटर कुआं खोद दिया 150 रुपए लगेंगे। आप अगर 2 मीटर खुदवाओगे तो दूसरा मीटर खुदवाने के आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो टोटल 350 रुपए अपना हो गया। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है उससे काफी डिफरेंस है इसमें समझने में। जैसे ये आप खुदाई मान लेते हैं, ए से बी, बी से सी से डी। तो ए से बी 1 मीटर है, बी से सी खुदाई भी 1 मीटर है, सी से डी भी खुदाई 1 मीटर है। तो ए से बी खोदेंगे तो 150 रुपीज लगेंगे, बी से सी खोदोगे तो 200 रुपए लगेंगे, और सी से डी खोदोगे तो 250 रुपए लगेंगे। तो ये टोटल आपका मतलब अमाउंट बनेगा। लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने 8-8 रुपए जस्ट जोड़ने हैं, ये नहीं कहा था कि 8 रुपए वो किराया बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल एट 3rd मीटर, तो 50 रुपए और इंक्रीज कर दो। तो क्लियरली देख सकते हैं कि डिफरेंस सेम रहने वाला है, इसलिए केपी जाएगा। लेकिन अपना 4 टर्म्स निकाल के D1 D2 D3 प्रॉपर कैलकुलेट करके ये निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज D1? बड़ी टर्म नंबर में से छोटा टर्म नंबर, ए क्या A1 भी लिख सकते हो। तो A2 की वैल्यू है 200 और A की वैल्यू है 150, तो ये आपके पास आ गया 50। उसके बाद D2 जो निकलेगा A3 में से A2 माइनस करके, तो 250 माइनस 200, तो ये भी आपके पास 50 आ गया। अब निकालेंगे D3 जिसमें A4 में से A3 माइनस करना है, 300 माइनस 250 दैट इज 50। तो इसका मतलब क्या है, D1 D2 और D3 ये इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 क्या, दैट इज 50। तो इसीलिए ये सीक्वेंस एक एपी बन गया है। तो थर्ड पार्ट भी हम लोगों का क्या हुआ, डन हो गया। ओके, अब चलिए करते हैं बात नेक्स्ट पार्ट की, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। Amount of money in the account deposited every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। तो मनी कितना पैसा बनेगा अकाउंट में हर साल जब 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए गए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है 8% पर एनम यानी कि ईयरली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है दैट इज ए, उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर एन, कितने ईयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मुझे गिवन है 10,000 रुपए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% दिया हुआ है पर एनम ईयरली, और एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज A1 कितना है, 10,000 रुपीज। अब बात करेंगे, अब अमाउंट लिखोगे, प्रिंसिपल काट दोगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल जब खत्म हो गया तो कितना अमाउंट बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8, एंड एक साल की बात हुई है तो पावर 1 लिख देंगे, एलसीएम 100 प्लस 8, 100 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पावर 1 है लिखना है लिख दो, नहीं लिखना फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 108 अपॉन 100, तो 2 0 कट जाएंगी, तो ये आ गया 10800। तो मतलब कितने रुपए बन गए, 10,800 रुपए।
अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल में। प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन अब साल कितने हैं 2, तो 2 लिख देंगे आपका। तो 10,000 एज इट इज, इसका भी एलसीएम लेंगे 100 प्लस 8 अपॉन 100, लेकिन अब पावर 2 आ जाएगी, तो ये बनेगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 बटा 100 मल्टीप्लाई 108 बाय 100, क्योंकि 2 पावर है इसलिए। तो ये 40 तो कट जाएंगी। 108 को 108 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो 11,664 रुपीज आ गए अपने पास। अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं वैल्यूज, तो ये इरेज कर देते हैं अपन। तो मेरे पास जो लिस्ट ऑफ नंबरिंग है वो क्या बन गई है अमाउंट की। फर्स्ट है 10,000, 10,000। दूसरा, ये कोमा तो रहने दो नहीं तो पजल कर देगा ये। दूसरा जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर के एंड में 10,800, और नेक्स्ट है 11,664। क्लियर दिख रहा है कि एपी नहीं है, लेकिन फिर भी निकालेंगे। D1 बड़ा टर्म नंबर माइनस छोटा टर्म नंबर। 10,800 में से 10,000 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 800। फिर निकालेंगे D2, A3 में से A2 माइनस करके 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे तो 864 आ गया। तो क्या देख रहे हैं, D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है, तो आगे कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब है ये एक एपी नहीं है, और यहाँ पे ही हमारा जो आंसर है वो फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी जो अमाउंट बनता है वो आपका मतलब एपी नहीं बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो अमाउंट है वो लगातार आपकी इस तरीके से चेंज होती है कि जो डिफरेंस है वो भी चेंज होता रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का डन हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।